स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 अर्थ एज अ प्लैनेट के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। व्हेन सीन फ्रॉम सी शोर, ओ भाई क्या हो रहा है, तुम मूव कर रहे हो। अच्छा ये लो, पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने। व्हेन सीन फ्रॉम सी शोर डैश ऑफ अ शिप अपीयर्स फर्स्ट, क्या दिखाई देता है सबसे पहले? मास्ट, ठीक है, ये दिखाई देता है हम लोगों को। उसके बाद डेक दिखाई देता है और उसके बाद हल दिखाई देता है, HULL। इफ द अर्थ वेयर फ्लैट द पोल स्टार वुड हैव द सेम डैश फॉर ऑल लैटिट्यूड, सेम हाइट फॉर ऑल लैटिट्यूड। सारे लैटिट्यूड पे क्या होता? सेम हाइट उसकी दिखती। The pole star can be seen at an angle of dash at the north pole, that is at the angle of 90 degree at the north pole. The earth rotates from west to east की तरफ रोटेट करता है हमारा अर्थ। The shape of the earth is an, पढ़ा था हमने, oblate spheroid, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना इजी लगेगा। डैश इज अ नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों का इंटरेक्शन, दैट इज व्हाट? बायोस्फीयर। द अर्थ हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ हाउ मच डिग्री सेल्सियस? दैट इज 17 degree Celsius. Dash is the major reservoir of carbon on the earth. तो एटमॉस्फेयर है। कौन है? एटमॉस्फेयर। That is only the major reservoir of carbon on earth. Dash is the life zone of the earth. तो बायोस्फीयर है लाइफ जोन अर्थ का। Dash cycles are the nature's mechanism to maintain balance in ecosystem. कितने सारे साइकिल्स हमने देखे थे इसमें? न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और वाटर साइकिल्स आर द नेचर्स मैकेनिज्म टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। आप देख लेना आपको क्या फिल कराया गया है स्कूल में, बाकी मैंने तो बता ही दिया। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रूव अर्थ इज अ स्फीयर बाय लुकिंग एट द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन पे देखते हुए आप कैसे बता सकते हो कि अर्थ कैसा है? आपका एक स्फीयर है। द व्यू ऑफ द अर्थ सरफेस एज सीन फ्रॉम द हाइट इज सर्कुलर। हाइट से देखने पे कैसा दिखता है? सर्कुलर। विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे और ऊंचाई पे पहुंचोगे, सर्कुलर हॉरिजॉन ऑल्सो वाइडेंस, ये जो हॉरिजॉन है ये भी वाइडन होता जाता है। दिखाता हूं अभी डायग्राम। Had the earth surface been flat, the horizon would have been the same irrespective of altitude. अगर अर्थ हमारा फ्लैट होता तो जैसा दिख रहा है एक बार में वैसा ही दिखता है ना। किसी भी हाइट पे चले जाओ ऐसा ही दिखता, किसी भी हाइट पे चले जाओ ऐसा ही दिखता है ना, यही दिखता, ठीक है। यहां से भी इतना ही दिखता है ना, यहां से भी इतना ही दिखता। लेकिन सर्कल है तभी ऐसे दिख रहा है, फिर और ऊपर चले गए अब ऐसा दिख रहा है, और फिर और ऊपर चले गए तो ऐसा दिख रहा है, और ऊपर चले गए तो पूरा अर्थ दिख रहा है। एल्टीट्यूड के इंक्रीज के साथ साथ आपका ये जो हॉरिजॉन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इट मींस इट इज अ स्फीयर। इन मॉडर्न डेज ऑल रेडियो वेव्स दैट ट्रेवल ओवर द अर्थ सरफेस कैन बी हर्ड ओनली विद इन अ सर्टेन हॉरिजॉन। एक सर्टेन हॉरिजॉन में ही रेडियो वेव्स जो है सर्कुलर वे में जाती हैं, तो एक सर्टेन हॉरिजॉन में ही सुनाई देती हैं। और ये भी इससे पता चलता है कि अर्थ हमारा कैसा है? स्फेरिकल। बियॉन्ड दिस सिग्नल इज नॉट रिसीव्ड। एक पर्टिकुलर एरिया वो भी सर्कुलर, उसके पार सिग्नल नहीं मिल रहा है ना। दिस इज बिकॉज स्फेरिकल शेप ऑफ द
अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से ही है। सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी आंसर हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज है, लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। ब्रीफली डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। द अर्थ हैज गॉट ए स्फेरिकल शेप, कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप है, बल्ज किया हुआ है एट द इक्वेटर, हल्का सा बाहर निकला हुआ है इक्वेटर पे, एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स पे कैसा है, फ्लैट है। The spherical shape is confirmed by the arrival of ship seen first by its mast, later on the ship. ठीक है, अब इसका जो शेप है वो कैसे कंफर्म हुआ है, वो कंफर्म हुआ है किससे, कि जब कोई जहाज आती है तो उसका क्या दिखाई देता है, पहले मास्ट दिखाई देता है ना, फिर उसके बाद पूरी शिप दिखाई देती है ना, इससे। The satellite picture of the earth, shadow of the earth on the moon as circular and the views of circular horizon from the height etc. देखो सब बता दिया, चांद के ऊपर पड़ने वाली परछाई भी सर्कुलर, उसके अलावा कह रहा है हॉरिजॉन, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने। ये सारी चीजें क्या प्रूव करती हैं, these prove that the shape of the earth is spherical, यानी कैसा है, स्फीयर है हमारा अर्थ। What is the earth mean temperature? State its one advantage. mean temperature क्या है अर्थ का, 17 डिग्री सेल्सियस, और इसका एडवांटेज क्या है, आइडियल टू सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ सिस्टम, यानी जिंदगी इस तापमान में सबसे बेहतर पनप रही है। Why is the earth called watery planet? watery planet क्यों कहते हैं, because 70% covered by water, या फिर उसको हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हो। अर्थ इज सीन ब्लू इन द सैटेलाइट पिक्चर ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से सैटेलाइट पिक्चर्स में अर्थ कैसा दिखता है, ब्लूइश दिखता है। व्हाट इज बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर नैरो जोन है ऑफ कांटेक्ट एमिड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, इंटरडिपेंडेंस, इंटर रिलेशन, ये क्या कहलाता है, ये जोन बायोस्फीयर कहलाता है। नेम द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, कौन कौन से कंडीशन है जो जिंदगी के लिए जरूरी है अर्थ के ऊपर। पहला है आइडियल टेम्परेचर रेंज, जो कि 17 डिग्री सेल्सियस है, और ये रेंज वो तो मीन टेम्परेचर है, सॉरी 17 डिग्री सेल्सियस, और रेंज कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज रेंज है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन जो सन से रिसीव होता है, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, लैंड एटसेट्रा, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये एसेंशियल चीजें हैं, एसेंशियल कंडीशन है जो कि अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए बिल्कुल जरूरी है। Give any two feature of the earth that make it a unique planet. ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसको बिल्कुल अलग सा यूनिक प्लैनेट बनाता है। अर्थ इज सो फॉर द ओनली प्लैनेट, सो फार द ओनली प्लैनेट विच कंसिस्ट ऑफ लाइफ सिस्टम, इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसको यूनिक बनाता है, किसी पे जिंदगी है और कहीं नहीं है। और ये जिंदगी क्यों है, ड्यू टू इट्स आइडियल टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस to support the life and provide with atmosphere and hydrosphere to impart air and water essential for life. इसके अलावा इस पे एटमॉस्फेयर है जो एयर प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इस पे आपको हाइड्रोस्फीयर मिलेगा यानी वाटर है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोवाइड करने के लिए बेसिक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, How does the sighting of a ship from the seashore prove about that the earth is round in its shape? ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले मास्ट दिखाई देगा, फिर उसके बाद डिक दिखाई देगा, फिर इधर पूरी शिप दिखाई देगी, है ना। और ये चीज अगर फ्लैट के केस में हो तो शिप का शेप यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा और यहाँ पर भी सेम होगा। अर्थ अगर फ्लैट रहता तो कहीं से भी देखने पे
जितना पहले दूर दिखाई दे रहा था 10 किलोमीटर दूर, उससे नजदीक भी उतना ही दिखता, उससे नजदीक भी उतना ही दिखता। While standing at seashore watching an approaching ship, कोई जहाज आ रहा है उसको आप देख रहे हो, we first see only its mast, ऊपर जो लगा रहता है मास्ट वो दिखता है, फ्लैग वगैरह। Then as it come closer we can see the deck, डेक देख सकते हैं हम लोग, उसका जो छत होता है। इन द मिडिल देन इट्स फनल, फिर बाद में फनल दिखता है। एंड फाइनली द हल कम्स इनटू फुल व्यू, जो उसका पूरा पतवार होता है वो दिखाई देता है। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, बता ही दिया। और स्फेरिकल, कर्व्ड है या स्फेरिकल है तभी ये पॉसिबल है। फ्लैट होता तो एक जैसा हर डिस्टेंस पे दिखाई देता। इफ द अर्थ वेयर फ्लैट द एंटायर शिप वुड हैव सीन ऑल एट वंस, अगर फ्लैट होता तो एक ही बार में पूरा जहाज दिखाई देता। नेक्स्ट है कि स्टेट ब्रीफली द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। क्या था बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट? 3 पिलर्स लिए गए थे ऑफ इक्वल हाइट वेयर पुट अलोंग द बेडफोर्ड लेवल कैनाल एरिया इन इंग्लैंड। 3 पिलर लिया और तीनों को वाटर से सेम लेवल पे ऊपर गाड़ दिया, यानी नीचे कितना गहराई तक किया वो नहीं, लेकिन पानी से ऊपर सबकी हाइट सेम थी और 5-5 किलोमीटर के इंटरवल पे सबको लगा दिया। ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि जो मिडिल पोल है, मिडिल वाला पोल वाज हायर देन द साइडवर्ड पोल्स। मिडिल वाला पोल हायर दिखा, इसको ऐसे बना दे रहा हूं, ये मिडिल वाला पोल हायर दिखा देन साइडवर्ड वाले से, और जबकि पानी के ऊपर सबकी हाइट सेम थी। तो this proved that the earth surface was curved and the earth is a spherical body। अगर यही चीज फ्लैट होता, अगर फ्लैट होता तो पानी की सतह पे लगाए होते तो सारे के सारे पोल का जो व्यू होता वो ऑल एट वंस एक जैसा दिखता, कोई ऊपर नीचे नहीं दिखता। नेक्स्ट है आपका गिव ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योग्राफिकल रीजन देना है। The sun rises and sunset occur at different time at different places, है ना? At different times 2 बार लिख दिया है मैंने यहाँ पे, at different times, तो at different times at different places। तो टाइम जो सनसेट और सनराइज का है आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे सूरज निकलता है और डूबता है, बिकॉज अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ मूव कर रहा है। एंड द प्लेसेस सिचुएटेड इन द ईस्ट गेट सनराइज फर्स्ट, और जो पूरब में शहर है, पूरब की दिशा में, वो क्या है, वहां पे सबसे पहले सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, एज इट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड द डेट स्टार्ट फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दिन कहां से स्टार्ट होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर से। इट प्रूव्स दैट द अर्थ इज व्हाट, इज स्फेरिकल। ये प्रूव करता है क्या, अर्थ इज स्फेरिकल है। इस अर्थ अगर फ्लैट होता तो एक ही टाइम में चारों तरफ दिन और रात होते। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कैसे, अरे स्फेयर, ये कैसे बताओगे? परफेक्ट स्फेयर मतलब बिल्कुल गोला नहीं है, फुटबॉल या बॉल की तरह। Shape of the earth is not exactly that of a sphere due to centrifugal force। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे क्रिएट होता है, ये अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और काफी स्पीडीली स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लैट्स पे कंप्रेशन मिल रहा है, और यहाँ पे सेंटर पे, इक्वेटर पे क्या हो जा रहा है, बल्ज कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनस इज हॉटर देन मरकरी। मरकरी ज्यादा करीब है और वो सन के, लेकिन वेनस के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, और ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इन्वायरमेंट में। वेनस इज हॉटर देन मरकरी बिकॉज द एटमॉस्फेयर अराउंड वेनस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर क्या है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करता है, जाने नहीं देता, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है और सरफेस पे, किसके, वेनस के।
और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है सरफेस पे बिल्कुल हाई रहता है। इवन अर्थ के ऊपर भी CO2 का लेवल जितना ज्यादा इंक्रीज करता रहेगा उसकी वजह से हीट जो दिन में आएगी वो ट्रैप होके रह जाएगी, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज करेगा। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू शो दैट द हॉरिजॉन ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर इन शेप। तो देखो अगर हॉरिजॉन फ्लैट होता है एक बार में एक जैसा दिखाई देता, लेकिन फ्लैट नहीं है, इसलिए हमको जैसे जैसे ऊंचा जाते हैं वैसे वैसे देखो ऐसे दिख रहा है, फिर और हाइट पे जाएंगे और ज्यादा दिखेगा और ज्यादा दिखेगा। तो ये किस केस में पॉसिबल है? सिर्फ सर्कुलर केस में ही पॉसिबल है, स्फेरिकल केस में ही। डिस्क्राइब रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मेकिंग अर्थ अ हैबिटेबल प्लैनेट। अब देखो सबका रोल हमने देखा था ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसका भी एक रोल है, फिर उसके बाद टेम्परेचर का एक रोल है, वाटर का रोल है, एटमॉस्फेयर का रोल है, हर किसी का हमने रोल देखा था। तो यहाँ 1 by 1 वही पूछ रहा है आपसे कि एक एक का, यानी आप पहले एटमॉस्फेयर का क्या रोल है कि वो पृथ्वी को रहने लायक बनाता है। तो एटमॉस्फेयर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अर्थ अ हैबिटेबल प्लैनेट। रहने के लायक क्या रोल प्ले करता है? एटमॉस्फेयर रिसीव हीट फ्रॉम द सन, हीट मिल रही है सूरज से, बाय सोलर रेडिएशन एंड लूजेस हीट बाय अर्थ रेडिएशन। अब देखो सूरज से मिल भी रहा है इसको हीट, और रेडिएशन से ये हीट वापस एनवायरनमेंट में देता भी है, लेकिन टोटल नहीं देता। बैलेंस मेंटेन रहता है हीट का अर्थ के ऊपर। ये जो एटमॉस्फेयर है अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर नहीं आने देती, और जो हीट थोड़ा बहुत ट्रैप हो गया है ये उसको एस्केप नहीं होने देता, ताकि रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन न चला जाए। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सपोर्टिंग गैसेस, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जो जीवन को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस जैसे कि हीलियम और आर्गन, ये सब कहाँ है? ये सब एटमॉस्फेयर में है। ओजोन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेज को, और हमारी स्किन बर्न होने से बच जाती है। तो ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर हैबिटेबल बना रहा है। एटमॉस्फेयर आल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म। यानी दिन में जो हीट आ गई वो क्या हुआ? अर्थ के ऊपर ट्रैप रह गया और वो सरफेस से पूरी तरह से एस्केप नहीं कर पाता, जिससे रात में भी आपका अर्थ ठंडा वो गर्म रहता है। वाटर का क्या रोल है कि वाटर इसको हैबिटेबल बना रहा है। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, पता है हमको। ये रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार है फॉर मॉडरेटिंग द क्लाइमेट एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द अर्थ। सूरज निकला, ओशियन से वाटर इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बना, क्लाउड्स कहीं बरसे, और फिर उसके बाद लिथोस्फीयर से गुजरते हुए, नदियों को भरते हुए, झीलों से गुजरते हुए ये पानी फिर जाके धीरे से समुद्र में मिल गया। और क्या हो रहा है इसकी वजह से? जो लिथोस्फीयर है उसके ऊपर आपको पानी मिल पा रहा है अच्छे से, है ना। तो ये एक्चुअली में क्लाइमेट को क्या कर रहा है? मॉडरेट कर रहा है। अब दिन में बहुत सारी धूप है, वो क्या हो रहा है? ये पानी गर्म नहीं हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इसके आसपास का इलाका ठंडा। फिर जो है जिधर गर्मी वगैरह ज्यादा है उधर बारिश हो जा रही है ना। और इसकी वजह से लैंड ब्रीज चलता है, सी ब्रीज चलता है। तो वाटर क्या कर रहा है? मॉडरेट कर रहा है क्लाइमेट को। वाटर फ्रॉम सीज, रिवर्स, लेक्स इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। जो भी वाटर बॉडीज हैं वहां से दिन में वाटर इवेपोरेट करता है, कंडेंस करता है बारिश के रूप में, फॉल बैक एज प्रेसिपिटेशन, वापस से जमीन पे आ जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन लैंड फ्लोज बैक टू द ओशियन। ज्यादातर जो पानी पड़ता है लिथोस्फीयर के ऊपर वो नदियों के रास्ते से फिर से कहां चला जाता है? समंदर में मिल जाता है। Thus water moves in a continuous cycle, है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से फिर नए फॉर्म में चेंज होता रहता है, और ये साइकिल कहलाती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। There is proper balance between evaporation, condensation and precipitation, without which life would not be possible. अब इसमें प्रॉपर बैलेंस है, ऐसा नहीं कि पूरा ही पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पूरी बाढ़ आ जा रही है। तो क्या हो रहा है? बिल्कुल
बैलेंस रह रहा है ना। अगर बैलेंस ना रहे तो लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, वाटर कैन एब्सॉर्ब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विदाउट कॉजिंग मच चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अब सूरज की रोशनी पड़ रही है, जैसा मैंने बताया 70% वाटर है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा हीट एब्सॉर्ब होने के बावजूद वाटर का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। ड्यूरिंग द डे वाटर बॉडीज रैपिडली एब्सॉर्ब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। लगातार सूरज निकला हुआ है, धूप है और ये एब्सॉर्ब कर रहे हैं उस हीट को। Thus the earth remain fairly cool। तो इसलिए पूरी धरती कैसी है, आराम से ठंडी है ना। अगर पूरा लिथोस्फीयर होता, पथरीला होता तो क्या होता, गर्म हो जाती तुरंत, जैसे डिजर्ट एरिया में तुरंत गर्म हो जाती है, तुरंत ठंडी हो जाती है धरती। एट नाइट, रातों में द वाटर बॉडीज रिलीज वास्ट अमाउंट ऑफ हीट दैट दे एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द डे, which along with the atmospheric effect keep most of the surface from freezing at night। अब रातों में, दिन में तो पूरा हीट लिया, अब रातों में क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो हीट जो है एस्केप हो रहा है, किससे, समंदर से। तो वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को वार्म रखता है ना। अगर टोटल हीट अगर खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो पूरी हीट स्केप भी नहीं करती, स्लोली स्लोली क्या होता है, रातों में वो हीट फिर स्केप करती है समंदर से। तो आसपास का एनवायरनमेंट पूरा ओवरऑल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है। टेम्परेचर का क्या रोल है, तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से कितने नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे, और साइज में कितने नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। इट हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस which is suitable for life on earth। suitable for life on suitable for life to exist लिखा है यहाँ पे। तो एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है और ये काफी अच्छा है, किसके लिए, जिंदगी के होने के लिए, है ना, लाइफ के लिए। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस चेंजेस बाय ओनली फ्यू डिग्रीज, अगर कुछ ही डिग्री से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो बहुत सारी प्रजातियां, स्पीशीज वुड पेरिश, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। बहुत ज्यादा ठंड में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल कैसा है, सुइटेबल है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये कैसे मदद करता है, तो डिस्टेंस जो सन से है वो ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है ये सन से, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ज्यादा दूर होता तो ठंडा हो जाता, ज्यादा करीब होता तो बहुत ज्यादा ये हॉट प्लेनेट होता। तो नाइदर टू नॉर हॉट, है ना, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ही ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ऑप्टिमम डिस्टेंस है इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। क्लोजर होता तो सारी चीजें जल जाती हीट की वजह से सन के, और अगर फार्दर होता तो सब कुछ फ्रीज हो जाता क्योंकि उसको हीट मिलती ही नहीं। नेक्स्ट, हाउ डज ईच ऑफ द फॉलो इंप्रूव द सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ। अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है ना, कुछ भी इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक आंसर आपको पता है। लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण से कैसे पता चलता है आपको कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, सर्कुलर है या स्फेरिकल। Shadow of the earth on surface of the moon is clearly visible from the earth during lunar eclipse। जब चांद पे ग्रहण लगता है तो इजीली विजिबल होता है अर्थ से, और विजिबल होता है तो जब कभी भी ग्रहण लगे तो तुम देखो कि उसका जो परछाई पड़ता है वो कैसा पड़ता है, बिल्कुल सर्कुलर पड़ता है। तो जैसे ये हम समझ पाते हैं कि हमारा अर्थ कैसा है, सर्कुलर यानी स्फेरिकल है। इट अपीयर एज आर्क ऑफ ए सर्कल, है ना, सर्कल के आर्क की तरह अपीयर होता है। सिंस द अर्थ इज बिगर देन द मून इट इज रेयरली ओरिएंटेड इन द सेम पोजीशन एज द मून बट द शैडो इज ऑलवेज सर्कुलर। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे कि अर्थ जो है बड़ा है और मून क्या है, थोड़ा सा ऊपर है ना, 5 डिग्री अबव है, इसीलिए हम लोग मून को देख पाते हैं। तो इसकी जो परछाई पड़ रही है वो कैसी पड़ रही है, बिल्कुल आर्क ऑफ अ सर्कल की तरह पड़ रही है। अच्छा, पोल स्टार ये कैसे प्रूफ करता है कि अर्थ हमारा कैसा है,
सर्कुलर है। तो पोल स्टार कैन बी सीन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टार दिखाई दे रहा है। फिर एक आर्क पे जाओगे तभी क्या होगा, एंगल डिक्रीज करेगा, किस पे, आर्क पे, और आते आते यहां इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, पोल स्टार सामने। पोल स्टार यहां नहीं एक्चुअली कि बस इसी के ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर, यानी यहां से भी पैरेलल, यहां से भी पैरेलल, यहां से भी पैरेलल, यहां से भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे, तो पोल स्टार तुमको बिल्कुल ऊपर ही दिखाई देगा। लेकिन हाँ, आर्क पे चल रहे हो तभी ये पहले सर के ऊपर था, फिर थोड़ा सा साइड वे में आया, और फिर क्या आ गया, एकदम तुम्हारे सामने आ गया, यानी इक्वेटर पे 0 डिग्री पे दिख रहा है। और अगर यही अर्थ हमारा फ्लैट होता तो ये पोल स्टार कहीं भी हो, कहीं भी हो, ये बिल्कुल इससे जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो इमेज उसी के पीछे ना बनाते हैं आप, तो हर जगह से तुमको कहां दिखता, ये सर के ऊपर ही दिखता। कहां दिखता, सर के ऊपर ही। ये आर्क पे चल रहे हो तो उसकी वजह से ही तुमको कैसा दिख रहा है, वो सर के ऊपर से 90 डिग्री से होते हुए वो धीरे 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 एंगल उसका डिक्रीज कर रहा है। इट लाइज इन द लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स एंगल डिक्रीजेस टुवर्ड द इक्वेटर। इक्वेटर पे एंगल कितना हो जाएगा, 0, बिल्कुल सामने दिखाई देगा। और ये तभी हो सकता है जब आर्क ऑफ अ सर्कल की तरह हो, तभी, है ना, फ्लैट पे नहीं होगा। If the earth were flat, the pole star would have the same height for all latitude. हर जगह पे सेम हाइट होती, सेम तरह से दिखाई देता। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन इकोसिस्टम, गिव एन एग्जांपल। इकोसिस्टम बताया आपको कि सेल्फ रेगुलेट करता हुआ, सेल्फ सस्टेन करता हुआ जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बायोस्फीयर का, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम हम लोग खुद भी बनाते हैं एज एग्जांपल, जैसे कि एक्वेरियम वगैरह है ना। कैसा है, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद रेगुलेट करता है, और सेल्फ सस्टेनिंग। दिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द सन फॉर इट्स एनर्जी। सूरज पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स मेनली किससे फूड बनाते हैं, मदद से, सूरज की मदद से। अपॉन अ लेक, डिजर्ट, ग्रासलैंड, मीडो, फॉरेस्ट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। ये सब क्या है, कॉमन एग्जांपल है इकोसिस्टम के। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कि गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कि अर्थ इज अ हैबिटेबल प्लैनेट। इसके लिए क्या रीजन है, इसके लिए बहुत सारी रीजन है। सबसे पहला तो एकदम जस्ट राइट प्लेस पे है, ये 3rd पोजीशन पे है ना। और ये कौन सा जोन है, बिल्कुल हैबिटेबल। इससे ज्यादा दूर जाना मतलब सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं मिलेगी, बहुत ठंडा हो जाना। इससे ज्यादा नजदीक जाना यानी कि टेम्परेचर राइज कर जाएगा जस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट ऑफ सन। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। यही इसी पे जिंदगी है। अनलाइक अदर प्लैनेट इट इज कवर्ड विथ ग्रीन वेजिटेशन। हरी भरी वनस्पतियां हैं। इनॉर्मस ब्लू ग्रीन ओशियन है कंटेनिंग ओवर अ मिलियन ऑफ आइलैंड। बहुत सारे इसके ऊपर टापू हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, धाराएं हैं, नदियां हैं। ह्यूज लैंड मासेस है, कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है। विथ माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत हैं। आइस कैप्स, चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं जो धीरे धीरे पिघलती हैं और नदियां बनती हैं। डिजर्ट, रेगिस्तान है। सम फॉर्म ऑफ लाइफ थ्राइव्स वर्चुअली इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। हर एक हिस्से में जिंदगी है धरती के, कोल्डेस्ट पार्ट से लेके वार्मेस्ट पार्ट तक। ठीक है, कोल्डेस्ट पार्ट जो कि पोल के पास है, और वार्मेस्ट पार्ट जो कि इक्वेटर के पास का है। फ्रॉम स्पेस अर्थ लुक्स ब्लू। स्पेस से यानी दूर से देखते हैं, ऊपर से स्पेस से तो कैसा दिखता है, ब्लू। तो ब्लू क्यों दिख रहा है, बिकॉज 70% ऑफ इट्स टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर, और इसीलिए फिर इसकी वजह से इसको वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर बॉडी इज रिड्यूस द डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। कैसे ये चेंज कर देती हैं वेरिएशन डे और नाइट का। अब देखो वाटर बॉडीज एक तरफ तो देखने को मिलता ही है, डिजर्ट में भी देख लो। डिजर्ट में सूरज निकला नहीं कि पूरी की पूरी रेत गर्म हो जाती है और डे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि सिल्वर फॉयल में भी अंडे रख के पका लेते हैं वो, है ना। और वही नाइट में टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि 2-4 कंबल ओढ़ के सोने पड़ते हैं आग जला के। क्यों, क्योंकि रैपिडली जो पूरा रेत है, जो पूरा पत्थर है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। वाटर क्या करता है, तो कैन एब्सॉर्ब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट
विदाउट कॉजिंग मच चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तापमान में कोई बदलाव नहीं आता आसपास के, और ढेर सारी हीट पड़ रही है, वो सारी हीट सूरज की क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। ड्यूरिंग द डे वाटर बॉडीज रैपिडली एब्सॉर्ब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, ढेर सारा अमाउंट ऑफ हीट इन्होंने एब्सॉर्ब किया। Thus the earth remains fairly cool, और धरती कैसी है, ठंडी ठंडी कूल कूल है। एट नाइट, रातों में जो वाटर बॉडीज हैं रिलीज करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ हीट दैट दे एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द डे। दिन में जो हीट इसमें ट्रैप हो रहा था, अब रात में धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, विच अलॉन्ग विथ अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, और दूसरे एटमॉस्फेयर के इफेक्ट्स के साथ साथ ये क्या करते हैं, कीप मोस्ट ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्रीजिंग एट नाइट। तो रात में क्या होता है, पूरा स्केप नहीं करता हीट, और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर की मदद से वो आपका रात में ठंडा होने से यानी फ्रीज करने से टेम्परेचर बच जाता है ना। तो दिन में भी ठंडा रख रहे हैं और रात में बिल्कुल डाउन होने से, टेम्परेचर डाउन होने से बचा भी रहे हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम to show the cyclic circulation of water between three realms of earth। थ्री realms के of earth की बात कर रहा है, यानी लिथोस्फीयर, ये तो रहा पहले आपका हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के अलावा ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, तीनों realms में पूछा है ना, और ये क्या हो गया आपका एटमॉस्फेयर, है ना। तो तीनों रियल्स में है। ऐसा कोई भी डायग्राम आप देख सकते हो और कोई सा भी डायग्राम आप बना सकते हो, आपको मिल जाएगा, बुक में भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।